नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण भाग स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का जो इतिहास की पुस्तक है ये आपके सामने है। और इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लगभग सेकेंड लास्ट चैप्टर में हैं, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं ये कम से कम 38वां चैप्टर है और ये चैप्टर जो है, ये अध्याय पूरे 27 पेज में है। जी हाँ, पूरे 27 पेज का एक चैप्टर है। और इसके बाद का जो चैप्टर है वो 123 पेज का है। उसके बाद ये स्पेक्ट्रम ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वीडियो को जल्दी समाप्त करना मेरा ध्येय नहीं है। अगर जल्दी समाप्त करना होता तो मैं सीधे हाईलाइट आपको बता के छोड़ देता। समझाना सबसे बड़ा ध्येय है मेरा और आपका गोल है उसे समझना। तो चलिए बिना देर किए हुए, देखिए स्पेक्ट्रम की पुस्तक है और चैप्टर नंबर 38। चैप्टर नंबर 38 का नाम क्या है? नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, 27 पेज में ये पुस्तक, ये चैप्टर है। और इसका नोट्स पहले दिन का 3 भाग में इसे हम समाप्त करेंगे, 3 भाग में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हमें समझना है। अच्छा, 38 नंबर चैप्टर है ये, 38 नंबर अध्याय है। 37 अध्याय हो चुके हैं नोट्स के साथ। तो अभी तक अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा सारे लिंक, वो सारे चैप्टर, सारा प्लेलिस्ट का लिंक है, आराम से आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो 27 पेज का ये, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इस चैप्टर के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत। नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत। नेहरू जी का कार्यकाल, स्वतंत्र भारत के बाद वो पहले प्रधानमंत्री थे 1947 से। ठीक है, 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और ऑफिशियली जो है किनका अनाउंसमेंट किया गया था प्रधानमंत्री के रूप में? श्री जवाहरलाल नेहरू के। तो जवाहरलाल नेहरू 1947 से थे और अंतिम कार्यकाल उनका 1964। मतलब 1947 से 1964 का जो समय है यही नेहरू युग है। और कैसे उन्होंने, नेहरू जी ने भारत को संभाला, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 38 नंबर चैप्टर चलिए लेके चलता हूँ मैं अपने नोटबुक पे, और देखिए कितने आसानी से इसको समझेंगे। समझने से पहले, चूंकि ये बड़ा चैप्टर है और बड़े चैप्टर के साथ मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि पहले समरी बता देता हूँ। तो समरी बताने से क्या होता है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको 1 पेज या 2 पेज में सिमट कर रह जाता है, मतलब 1 या 2 पेज में आपके सामने रहता है। क्योंकि लिखते समय आपको पता रहेगा, लेकिन आपको हाईलाइट पता नहीं रहेगी, तो हाईलाइट के बारे में लिखेंगे कैसे? तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने उसको समरी को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है और आप सभी इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलता हूँ मैं अपने नोटबुक पे आपको लेके। तो ये मेरी नोटबुक है और ये देखिए, आप देख सकते हैं सारा का सारा जो है, एक सेकंड, जी हाँ, सारा का सारा जो है पूरा नोटबुक मैंने, ये देखिए समरी है, टोटल चैप्टर का समरी है, कितने से कितने पेज के बीच में है ना, सबके बारे में सारे समरीज ही हैं, पेज नंबर सहित और यहाँ पे नोटबुक के पेज की संख्या सहित। तो देखिए अभी तक हम लोग पहुँच गए हैं नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत, पेज नंबर 283। अब 283 से कितने नंबर पेज तक जाता है ये तो देखने की बात है। खैर हम लोग सीधे चलते हैं पेज नंबर 283। ये पूरा का पूरा नोट्स आपके सामने, आप देख सकते हैं बिना किसी हिचक के। पहले के वीडियो देख लीजिए, सारा नोट्स आपको, ये देखिए सारा नोट्स है, मैप वैप सहित है। तो 283 पेज हम लोग लिख चुके हैं। चलिए समझने का प्रयास कर कीजिएगा। अध्याय 38, नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत, भाग 1, भाग 3 भाग में से समाप्त करेंगे। ये भाग 1 है, 1947 से 64। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हाइलाइट्स। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था 1947 से 1964 के मध्य में। जी हाँ, कब से कब तक था? 1947 से 1964 के मध्य में। और इस बीच में मैं पेंसिल ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, पेंसिल मुझे मिल नहीं रही, वरना मैं थोड़ा सा
हाईलाइट करके समझाता। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक पेन ले लेता हूँ डिनोट करने के लिए। तो कार्यकाल कब से कब तक था? 1947 से 1964। और उनका जो ध्येय था, उनको जो है उनका जिस प्रकार के कार्य करने की क्षमता थी और जिस प्रकार उन्होंने स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र दिलाने में अपना योगदान दिया था, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, बहुत कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। आज भले ही जो भी उनके बारे में कोई कह दे, क्योंकि उन्हें जैसा भारत मिला था वो एक चरमराई हुई अर्थव्यवस्था मिली थी, एक भारी जनसंख्या मिली थी और भूखमरी, अकाल और जहाँ तहाँ दंगे फसाद, एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उन्हें एक टूटा हुआ भारत मिला था, जिसके ऑलरेडी पहले ही 2 टुकड़े कर दिए गए थे। एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। तो एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार कहे जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, उस समय के प्रधानमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री, तो अभी के प्रधानमंत्री बनना और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना और उस समय के प्रधानमंत्री बनना और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, दोनों ही बहुत ही अलग अलग बातें हैं। उस समय बहुत सारी चुनौतियाँ थी, अनंत चुनौतियाँ थी। लोग शिक्षित भी नहीं थे, अशिक्षितों की संख्या बहुत अधिक थी, बहुत ही असमानताएं थी, जाति धर्म का बहुत अधिक भेदभाव था, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था, सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, आवागमन उस हिसाब से नहीं था, सड़कें उस हिसाब से नहीं थी, संचार उस हिसाब से नहीं थी, जैसे तैसे अंग्रेज दे के चले गए। अब वहाँ से कैसे इस भारत को संवारना था, वही जवाहरलाल नेहरू ने किया। और ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से भारत को इन्होंने संवारने का काम किया था, भारत को इन्होंने संवारने का काम किया था। भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारत में रहन सहन हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे रहन सहन का साधन, रहन सहन का एक स्तर हो, हर चीज़ को सुधारने का इन्होंने कार्य किया था। और उसके बारे में ही पढ़ना है तो पीसीएस एग्ज़ाम के लिए मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये हो जाता है। और काफ़ी लंबा चैप्टर है, मैं भी समरी बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा देखते हैं नेहरू युग, इसी को नेहरू युग बुलाता है। 1947 से 1964 के बीच कार्यकाल उनका रहा था, इसी को तो हम लोग बोलते हैं नेहरू युग। अब इस पूरे चैप्टर में, ये 27 पेज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक पेज में समाहित करके बताने वाला हूँ। पूरे 27 पेज, 27 पृष्ठों का ये चैप्टर है, अध्याय है। और इस 27 पृष्ठों के अध्याय को हम लोग एक पेज में पहले बस समरी, हाइलाइट्स जानेंगे कि हम लोग अंदर जाके क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुल 9 पॉइंट मैंने लिखे हैं, पहले 9 पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा। इनका पहला प्रयास था नियोजन की अवधारणा। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो नियोजन संबंधी प्रारंभिक, अच्छा नियोजन का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग जो पीसीएस की तैयारी करने तो बैठ जाते हैं, नियोजन का मतलब नहीं समझते। नियोजन मतलब नियोजित तरीके से, प्लान्ड लेवल पर, है ना, कोई चीज़ की प्लानिंग कीजिए। आप अपने जीवन में जाए, चाहे आप जीवन से बाहर जाएं, चाहे आप खेल कूद में देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी प्लानिंग होती है तभी खेल जीतते हैं। तो खेलने से अच्छा प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है प्लानिंग करना, और वही हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो ये प्लानिंग जो है एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र के वास्तुकार, ये वास्तुकार ऐसे ही नहीं, इन्होंने प्लानिंग की थी। तो चलिए जानते हैं आर्थिक विकास के लिए, है ना, जो पैसा और पूंजी होनी चाहिए उसके विकास के लिए इन्होंने नियोजन की अवधारणा रखी। उसमें सबसे पहले नियोजन संबंधी प्रारंभिक प्रयास, आज़ादी से पहले कुछ प्रयास हुए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता पश्चात पर कुछ प्रयास हुए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। नियोजन के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। अब ये पंचवर्षीय योजना पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुल पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे जो कि नेहरू जी के नेतृत्व में लाए गए थे, यानी 1947 से 1964 के बीच में लाए गए थे, उनको पढ़ेंगे। तो ये समझ गए कि आर्थिक विकास हेतु नियोजन, इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा में संबंधित ये सभी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब देखते हैं
राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण किसी भी राज्य के विकास के लिए, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, हर तरह के विकास के लिए औद्योगिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब समझिए पहले औद्योगिकरण का मतलब, राज्य नियंत्रित समझ गए, राज्य द्वारा नियंत्रित हो, लेकिन औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? औद्योगिकीकरण का मतलब होता है कि बहुत सारे उद्योगों का लगना, उसमें लोगों का इंटरेस्ट लेना, उत्पादन होना, और जिस राज्य में उत्पादन हो रहा है उस राज्य में का जो है वो आत्मनिर्भर बनाना उद्योग के संदर्भ में, मतलब हर चीज़ में उद्योग को आगे बढ़ाना, मतलब औद्योगिकरण हो गया, है ना। तो सबसे पहले कुछ नीतियां आई थी, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। 1948 की औद्योगिक नीति, जी हाँ 1948 की औद्योगिक नीति। इस पेज में केवल हम यही जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम 1956 की औद्योगिक नीति, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन औद्योगिकरण जो हुआ उनके बारे में, और एक उद्योग अधिनियम 1951 आया था उसके बारे में। तो ये टोटल उद्योग से संबंधित है, राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण। तीसरा है भूमि एवं कृषि सुधार। अब भूमि एवं कृषि सुधार, उस समय भूमि का बंटवारा सही से नहीं हुआ था, एकीकरण सही से नहीं हुआ। जिसके पास था वो बहुत था, जिसके पास नहीं था उसके पास रहने के लिए भी नहीं था। और उसके बाद कृषि की वैसी ही समस्या थी, खेती जैसे तैसे चलती थी, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लगान की व्यवस्था इस प्रकार से थी कि कितने ही महान कृषकों ने या उनके परिवार वालों ने खेती छोड़ दिया था। कृषि की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यही एक कारण है कि 1965-66 में बहुत भयंकर अकाल आया था। हम लोग पास खेत थे, अभी से ज़्यादा खेत, अभी तो बहुत सारे बिल्डिंग्स बन गए हैं, अभी से अधिक खेत थे हमारे पास, अभी से अधिक मेहनतशील व्यक्ति भी थे, लेकिन खेती नहीं होती थी, जिसके कारण अनाज की कमी हुई दिन प्रतिदिन, और महंगाई बढ़ गई। जो अनाज थे वो बाहर चले गए और भूखमरी की हालत आ गई थी। तो भूमि एवं कृषि सुधार का बहुत ज़रूरी था। जैसे बीच में था बिचौलियों का उन्मूलन। अब ये बिचौलिए क्या काम करते थे? बिचौलिए क्या करते थे कि किसानों से, एक उदाहरण दे के बताता हूँ, किसानों से 5 रुपये किलो गेहूँ ले लिया, 5 रुपये किलो भी नहीं, मान लीजिए 2 रुपये किलो गेहूँ ले लिया, उस समय बहुत सस्ती थी, 2 रुपये किलो गेहूँ ले लिया और उसे बाहर में बेचते थे 10 रुपये। अब ये 8 रुपये फायदा किसको जाता था? बिचौलियों को, यानी बिचवनिया को, जो बीच में रहता था मीडिएटर के रूप में, वो पूरा फायदा ले जाता था और किसानों को उनकी मेहनतनामा भी नहीं मिल पाता था, जिस कारण किसान क्या करते थे कि खेती छोड़ देते थे, नहीं करते थे। तो ये बिचौलियों को हटाना बहुत ज़रूरी था। तो बिचौलियों का उन्मूलन पहला प्रयास था भूमि एवं कृषि सुधार के संदर्भ में। दूसरा था काश्तकारी सुधार, ये भी बहुत अधिक ज़रूरी था। भूमि हदबंदी, सबके बारे में डिटेल में लोग पढ़ेंगे, और कुछ अन्य उपाय। ये भूमि एवं कृषि सुधार से संबंधित हो गया। अच्छा देखिए, विकास हो ना तो हर तरह से विकास हो, जहाँ जहाँ कमी हो तो हर जगह विकास किया गया, सबके बारे में जानते हैं। चौथा पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। जी हाँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। पांचवा पॉइंट है शिक्षा का विकास। छठा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन, जिसमें छुआछूत भेदभाव आता है। सातवां है भाषागत समस्या एवं राज्यों का भाषाई। आप सभी जानते हैं 1956 में क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश का भाषाई पुनर्गठन हुआ था, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ये भाषाई पुनर्गठन किया गया, ये भी इसी में है, उन्हीं कार्यकाल में हुआ था, इसलिए जानना जरूरी है। राष्ट्रीय भाषा पर जो है विचार विमर्श की हुआ और राज्यों का भाषाई पुनर्गठन हुआ। आठवां है नेहरू काल की विदेश नीति। अब देखिए, विदेश नीति बहुत जरूरी थी, क्योंकि विदेशों से संबंध कैसा हो इस पे भी जो है हमारा आर्थिक और सामाजिक और हर तरह का विकास डिपेंड करता है। तो भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हमें पढ़ना है। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध हुआ, वो भी पढ़ना है। और नेहरू काल में गुट निरपेक्षता की नीति 47 से 64 के बीच में कैसी थी। अब ये गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? ये गुट निरपेक्ष, गुट मतलब क्या होता है? ग्रुप। गुट मतलब ग्रुप, निरपेक्षता मतलब नहीं बनाना है। धर्मनिरपेक्ष, जहां धर्म को ज़्यादा मान्यता नहीं देनी है, मतलब धर्म को आधार नहीं बनाना है किसी चीज़ के लिए, वैसे ही गुटबाजी नहीं करनी है, सीधा शब्दों में समझिए। अब ये गुटबाजी का जो है परिणाम था विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। कुछ ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज यानी देशों के गुट
गुटबाजी होने लगी, कुछ देश एक तरफ हो गए, कुछ देश एक तरफ हो गए, मारामारी होने लगा। तो भारत ने कहा गुटबाजी नहीं करना, किसी भी गुट में हमको नहीं रहना है, हम सबके लिए समान है, जो हमसे सही व्यवहार करेगा उनके दोस्त हैं, जो नहीं करेगा उनके दुश्मन है, या उनसे कोई मतलब नहीं रखना है, गुटबाजी नहीं करनी है। तो नेहरू काल में गुट निरपेक्षता की नीति कैसी थी, 47 से 64 के बारे में उसका पढ़ेंगे। 9वां और अंतिम पॉइंट है भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। जैसे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, सीधा याद रखिए, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका और एक भूटान भी है। तो ये उस समय पड़ोसी देश थे, इनसे कैसा संबंध हो, सबके संबंध कैसे थे, किस समय। याद रखिएगा एक चीज़, हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं नेहरू युग के समय, यानी 47 से 64 के बीच में, 47 से 64 के बीच में कैसे थे हमारे पड़ोसियों देशों संबंध, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतना सारा चीज़ हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी कुछ बड़ा चैप्टर पढ़ते हो तो उसके मेन पॉइंट को आप लोग ऐसे पॉइंट आउट करके एक पेज में लिख लीजिए कि आपको इतना सब कुछ आपने पढ़ना है इस चैप्टर में, आपको ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है ना। अब देखिए हमने ये सब चीज़ लिख दिया, ये पूरा 2700 पेज का निचोड़ है। तो पहला जो हम लोग हैं नेहरू युग के विभिन्न पहलू में आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे, राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण पढ़ेंगे, है ना, इसको पढ़ेंगे। एक ये पूरा जो मैंने भूमिका बताया, ये समरी बताना बताया, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, 1 और 2 पॉइंट हम लोग एक भाग में पढ़ लेंगे। दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे भूमि कृषि सुधार, विज्ञान, शिक्षा, ये दूसरे भाग में। और तीसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन, भाषागत समस्या तथा राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नेहरू काल की विदेश नीति और भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। ये 3, यानी पूरा चैप्टर हम लोग 3 भाग में पढ़ने वाले हैं। बड़ा चैप्टर है, समझना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, और याद रखने के लिए ही मैंने ये समरी बनाया है। इस समरी को ध्यान से देखिए और आप लोग नोटबुक अपना बनाते जाइए, बहुत ही काम देने वाला है। चलिए चलते हैं पहले पॉइंट पे, और पहला पॉइंट है आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग अब सीधे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज कहता है आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा, ये हमें पढ़ना है। इसमें हम लोग कुछ चीज़ों पे पहले हाईलाइट करके ध्यान देते हैं। पहली बार जब, सुनिएगा बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। पहली बार आपको जब प्रधानमंत्री मिले थे, यानी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बने थे श्री जवाहरलाल नेहरू, तो इनके बारे में तो हमें पता है कि स्वतंत्रता पूर्व इन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए। इनके प्रयास जो है प्रशंसनीय थे और हर तरह से इन्होंने जो है योगदान दिया भारत की आज़ादी में। लेकिन उसके बाद जो उन्हें भारत मिला उसमें कई तरह की समस्याएं थी, कई तरह की समस्याएं थी उनके सामने। उन्हें एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली विरासत में जिसमें कई सारी समस्या थी, कई प्रॉब्लम्स थी। चलिए उन प्रॉब्लम्स को एक बार देख लेते हैं, और देखते ही आपको ध्यान में आ जाएगा। कभी भी प्रैक्टिकली पढ़िएगा, समझिए कि वो समस्या आपके सामने है, याद रटना नहीं है। सीमित औद्योगिकरण, क्योंकि अंग्रेजों के कंट्रोल में था, नियंत्रण में था, तो वो उतना ही औद्योगिकरण करते थे जिसमें उनको फ़ायदा हो, है ना, उतना ही उद्योग लगाते थे जिसमें उनको फ़ायदा हो। तो उद्योग उस हिसाब से नहीं थे, लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं थे। तो सीमित औद्योगिकरण। उसके बाद निम्न कृषि उत्पादन, कृषि की भी बहुत समस्या थी, लोग खेती करना नहीं चाहते थे अत्यधिक लगान की वजह से। टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, बिचौलियों की अधिकता थी, तो ये कृषि उत्पादन बहुत कम होता था। तो निम्न कृषि उत्पादन, देखिए आराम से याद होते चला जाएगा आपको। अल्प प्रति व्यक्ति आय, अब कृषि से संबंधित 70% लोगों को रोजगार देता था लोग उस समय कृषि। अब कृषि की स्थिति दयनीय है, तो प्रति व्यक्ति आय कहाँ से बढ़ेगी? तो अल्प प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। उसके बाद मंद आर्थिक विकास, अब ये तीनों चीज़ चरमराए हुए हैं, तो आर्थिक विकास भी धीरे धीरे होगा। उसके बाद अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं थे, है ना, ज़्यादा। संकीर्णता, संकीर्ण का मतलब क्या होता है? संकीर्ण का मतलब जैसे होता है ना तंग गली, संकीर्ण गली, बहुत ही संकीर्णता थी, मतलब लोग
खुले विचारों के नहीं थे। स्त्रियों का उस समय घर से निकलना लगभग बंद होता था। उसके बाद स्त्रियों को की स्थिति भी दयनीय थी। छोटे बच्चों की लोग शादी बाल विवाह वगैरह करवा देते थे। तो हर तरीके से समस्या में संकीर्णता थी हर जगह। सामाजिक असमानता, जाति पाति का भेदभाव था। समाज में हर व्यक्ति एक समान नहीं थे। उसके बाद सामाजिक असमानता, व्याप्त अर्थव्यवस्था। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को मिली थी। ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। उन्होंने सबसे पहले जब उन्होंने क्या किया, 4 लक्ष्य घोषित किए। कितने लक्ष्य घोषित किए? 4 लक्ष्य। जब आपको कोई समस्या मिलेगी तो सबसे पहले तो आपको समस्या को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सारी समस्या हमने समझ ली। अब इनको देखते हुए उन्होंने क्या किया, 4 तरह के लक्ष्य घोषित किया कि पहले इनको कंप्लीट करो। क्या क्या लक्ष्य थे? पहला था आयात तथा विदेशी सहायता पर भारत की निर्भरता को कम करना। मतलब आयात, दूसरे देशों से मंगाना कोई चीज़, और भारत किसी विदेशी सहायता के लिए निर्भर हो कि उनसे हमें मिलेगा तो हम करेंगे, ये सब चीज़ को पहले कम करना उनका लक्ष्य था। अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या उन्होंने प्रयास किए इसके लिए। पूंजी निर्माण एवं संसाधनों का प्रयास। अब देखिए, गरीबी मिटाना है, किसानों को ऋण भी मुहैया करवाना है, उनको मदद मुहैया करवाना है ना। लोगों का विकास करना है तो लोगों को भी फंड चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ उनको पढ़ाने के लिए फंड चाहिए। तो इस सबके लिए जो है पूंजी चाहिए। तो पूंजी निर्माण करना है और जो संसाधन है उनका प्रसार करना है हमारे पास। उसके बाद सामाजिक तथा क्षेत्रीय असमानताओं का उन्मूलन। अब जो चीज़ें जागरूकता से हो सकती हैं, जैसे सामाजिक तथा क्षेत्रीय असमानताएं थी, छोटे छोटे क्षेत्र बटे हुए थे, लोग एक दूसरों को हीन दृष्टि से देखते थे, अपने से छोटों को। तो बहुत सारे असमानताएं थी, उनका उन्मूलन, उनको हटाना बेहद आवश्यक था। और जन सामान्य हेतु पर्याप्त तथा न्यूनतम जीवन स्तर की उपलब्धि। मतलब जितना कम से कम जितना जरूरी चाहिए एक जीवन जीने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान, जन सामान्य को उनको वो मिले, है ना। पर्याप्त और न्यूनतम जीवन जीने के लिए जो स्तर चाहिए वो उपलब्ध हो। तो ये 4 लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए नियोजन संबंधी प्रारंभिक प्रयास के बारे में देखते हैं। हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जो समरी में था उसी को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये क्या है, स्वतंत्रता से पहले कुछ थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है लेकिन हमें जानना जरूरी है। हम जिक्र करते हैं अपनी मुख्य परीक्षा के उत्तर में कि नेहरू काल में चुनौतियों का वर्णन करें, या नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत किस प्रकार का था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे उनका समाधान निकला, और किस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं को नई गति दी गई अथवा नहीं दी गई, चरमरा के रह गई, क्यों रह गई, सब चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। ऐसे पूछेगा तो आप शून्य हो जाइएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। बाकी 27 पेज रटने से, सीधा पढ़ लेने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए नियोजन संबंधी प्रारंभिक प्रयास क्या था। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, ठीक है। इनके क्या क्या काम थे, तो मूलभूत उद्योग, लघु उद्योग, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और सहकारी खेती, ये सब इनके लक्ष्य थे। ये आज़ादी से पहले की बात है। यहाँ देखिए 1944 में बम्बई योजना आई। ये बम्बई योजना की क्या थी, तो गुजरात और बम्बई उस समय तो एक ही था, गुजरात और बम्बई में मिला के दोनों को, और जितने भी 10 जो है टॉप, है ना, 10 जो है टॉप क्लास के जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उन्होंने मिलकर योजना शुरू की थी ताकि उद्योग को बढ़ाया जाए, लोगों को इसमें समाहित किया जाए, रोजगार दिया जाए। ये बम्बई योजना थी। और जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना भी कुछ इसी तरह की थी। इन्होंने सबका विकास करने के लिए इस तरह की योजना चलाई जिसमें लघु उद्योग पे बल दिया गया था। तो इस तरह के कुछ प्रयास किए जा रहे थे नियोजन के लिए। आगे अब आते हैं स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक प्रयास क्या क्या किए गए। तो 1950 में हम सभी जानते हैं योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 1950 में किसकी स्थापना हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना के 7 दायित्व में क्या क्या था? तो पहला दायित्व था कि भारत में भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का आकलन किया जाए। मतलब सबसे पहले देखा जाए कि हमारे पास है क्या, हम क्या दे सकते हैं, है ना, हमारे पास क्या है संसाधन में।
उसके बाद संसाधनों का प्रभावी तथा संतुलित उपयोग हो, मतलब संसाधनों की बर्बादी ना हो, जहाँ उपयोग कम किया जा सकता है, जहाँ बिजली जो है पनबिजली से निकाली जा सकती है वहाँ कोयला ना जलाया जाए, है ना। जहाँ पे पवन चक्की से विद्युत उत्पादित की जा सकती है, जहाँ जहाँ ज़्यादा हवा तेज चलती है लगातार, वहाँ भी व्यर्थ ना, संसाधन की तरफ बचाव, प्रभावी और सही उपयोग किया जाए, संतुलित उपयोग किया जाए जो है हमारे पास। उसके बाद विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पे बल दिया जाए, जितने भी विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, यानी विकास राष्ट्रीय स्तर पर जो विकास है उसको प्राथमिकता दिया जाए। चौथा था योजना की सफलता हेतु शर्तों का निर्धारण। योजना बना देना से नहीं होगा, उनकी सफलता के लिए प्रयास करना होगा, तो कुछ शर्तों को रखना होगा उसके लिए, उसका सही से निर्धारण हो। योजना को चरणबद्ध क्रियान्वयन हो, मतलब योजना बना दिया नहीं, उसको सही से स्टेप बाय स्टेप उस पर काम हो। जितनी भी प्रगति हासिल हुई है उसके समय समय पर मूल्यांकन। अब आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं और बीच में आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना पढ़े हैं। उसी प्रकार जो आप सीधे काम करते जा रहे हैं, आपको जो सफलता मिल रही है उसका मूल्यांकन करना होगा, कितना मिला सफलता और कितना ज़रूरी था, समय समय पर ये बहुत ज़रूरी था। उसके बाद सातवां है किसी समस्या पर अपनी सलाह जो है देना, किसको, केंद्र एवं राज्य को, है ना। तो ये सब था। योजना आयोग द्वारा सिफारिश जो थी वो नीतियाँ व योजनाओं पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद लेता था। याद रखिएगा, योजना आयोग पर जो है अंतिम निर्णय कौन लेता था, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 6, क्या है ये, अगस्त 1952। ये 52 लिखा हुआ है, 5 है, 7 अगस्त 52 है, 7 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद किस लिए था, योजना आयोग के द्वारा दी हुई सिफारिशें, उनकी नीति और उनकी कई योजनाओं पर उनके द्वारा अंतिम निर्णय पर विचार करने के लिए या अंतिम निर्णय देने के लिए। तो ये स्वतंत्रता के बाद कुछ प्रारंभिक प्रयास जो थे वो किए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें पढ़ना है योजना आयोग, सबसे पहला प्रयास था ये। बाकी बाद में प्रयास होते गए, सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना को मैंने क्या बताया था कि उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय में आए थे, यानी 1947 से किसके बीच में, 1964 के मध्य। तो 1900 पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो मैंने थोड़ा आवाज़ कम कर दिया है, मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा भी है और रात को आवाज़ जाती है तो जग जाता है। खैर 1951 से 56 के बीच में, क्योंकि 1950 में तो शुरुआत ही हुई थी योजना आयोग की। तो पहला योजना जो है 1951-56। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है उसको देखते हैं। शरणार्थी पुनर्विकास, विकास नहीं था, ये पुनर्वास था। जितने भी शरणार्थी थे, आप सभी जानते हैं उसमें पाकिस्तान अलग हुआ था और लोग पाकिस्तान से भी आ रहे थे भारत में, तो उनका व्यवस्था करना बेहद ज़रूरी था। उनके लिए जो व्यवस्था है वो करना बेहद ज़रूरी था। उनका पुनर्वास कैसे हो, उन्हें कहाँ रखा जाए, उनके कैंप वगैरह, खाना पीना, हर तरह की सुविधा, दवाइयाँ। उसके बाद खाद्य आत्मनिर्भरता, यानी जो खाना है, जो जितने भी खाने की चीज़ें हैं, अनाज जितने भी है, सबके लिए आत्मनिर्भर हो हमारा भारत, ये भी उद्देश्य था। और तीसरा थी मुद्रास्फीति को रोकना। तो ये सभी जो है हमारे उद्देश्य थे 1951 से 56 के मध्य। 56 से 61 में क्या था, भारी तथा मूलभूत उद्योग का विकास। लेकिन ये भारी और मूलभूत उद्योग जो है इनका विकास कब होगा, जब पूंजी रहेगा। भैया सिर्फ ये कह देने से कि हम उद्योगों का विकास करेंगे और पैसा नहीं रहेगा तो कैसे होगा। पैसा आपके पास उस समय सीमित है, बांटा हुआ पैसा मिला है, अब उसमें आप शरणार्थी को पुनर्वास कीजिए, खाद्य में आत्मनिर्भर बनाइए भारत को, है ना, गरीबी दूर कीजिए, क्या क्या करेंगे। तो ये भारी और मूलभूत उद्योग का विकास जो है थोड़ा सा रुक गया, कम हुआ, पूंजी अभाव के कारण लगभग असफल हो गया था ये योजना 1956 से 61। अब आया 1961 से 66। ये तो भयंकर डैमेज हुआ था। क्यों डैमेज हुआ था, पहले इसका जाने। इसमें करना क्या था, आत्मनिर्भर बनाना था भारत को, अर्थव्यवस्था का लक्ष्य था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, मतलब इसमें हम क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन ये क्यों नहीं सफल हुआ, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और
1965-66 में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे कारण ये पूर्णतः विफल हो गया। ये थोड़ा सा, ये तो सफल हुआ, ये थोड़ा सा असफल हुआ, ये पूरा सफल हो गया। तो ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं थी। समझ गए होंगे तीनों पंचवर्षीय, बस याद रखिए उनका समय, और समय के हिसाब से 61 से 66 में आपको याद रहेगा, 62 चीन, 65 पाकिस्तान और 66 में अकाल, जिससे कारण ये पूर्णतः विफल हो गई। 56 से 61 के बीच में, क्योंकि यहाँ उद्देश्य ही वैसा है, भारी तथा मूलभूत उद्योग का विकास, ये असफल हो गया क्योंकि पूंजी नहीं थी। और ये थोड़ा सा हुआ क्योंकि इसमें लोगों ने पैसे लगाए, शरणार्थियों का पुनर्वास हुआ, खाद्य आत्मनिर्भर हुआ भारत थोड़ा सा, और मुद्रास्फीति में कमी आई। तो ये चीज़ थोड़ी सी हुई थी। तो ये देखिए समझ में आपको आया होगा। ये चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। बस कोई भी इसमें डेट नहीं है, किसी प्रकार का ऐसी तारीख नहीं जिसको आपको रटना है, कुछ भी नहीं रटना है, केवल संयोजित ढंग से आपको नोट्स बनाने हैं, आपको पढ़ना है। तो हमने पहले अभी क्या पढ़ लिया एक बार जरूर नज़र डालेंगे। मैंने जो कहा था हमने इसके बारे में पढ़ लिया, विभिन्न पहलुओं के बारे में। ये आर्थिक विकास और नियोजन की अवधारणा में हमने ये चीज़ें पढ़ ली। राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण में हमने यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा। तो ये जो है दूसरा छूट गया मुझसे, ये दूसरा 2, 3, 4, 5 हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे, 6, 7, 8, 9 हम लोग दूसरे भाग में कंप्लीट करेंगे। तो आज्ञा चाहूँगा, देखिए ये समरी जरूर ध्यान में रखिए, इस समरी को याद रखिए, कहीं पर लिख के चिपका लीजिए अध्याय के नाम पे, हमेशा से आपको याद रहेंगे और इससे संबंधित प्रश्न नहीं छूटेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे साथ, अपने साथ साथ मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला चैप्टर में अगला इसका भाग जल्दी लेके आऊँगा, हम लोग ख़त्म करेंगे। 27 पेज का चैप्टर है, इतनी जल्दी एक बार में ख़त्म कर दूंगा तो बहुत कुछ चीज़ें आउट हो जाएंगी, बाउंस हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।